बहुत समय पहले की बात है। नयापुर गांव में नमन नाम का एक गरीब व्यक्ति अपनी पत्नी प्रिया और एक बूढ़े पिता के साथ रहता था। नमन बहुत ही तेज बुद्धि और नेक दिल का था। प्रिया, तुम पिताजी का ध्यान रखना, उनको दवाई समय से खिला देना। मैं जरा गांव से घूम कर आता हूँ। इतना कहकर नमन गांव में घूमने चला जाता है। आज पता नहीं उसे एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी। नमन को पास ही दो भाइयों के बीच तेज आवाजें सुनाई दी। अरे भैया, अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। आज फैसला हो ही जाए कि इस घर में आप रहोगे या फिर मैं। इतने दिनों से आपका नाटक देख रहा हूं, लेकिन अब नहीं। इस बार सारा जमीन जायदाद अपने नाम करके ही रहूंगा, क्योंकि माँ के मरने से पहले मैं और मेरी पत्नी दिन रात सेवा किए हैं। इसका फल तो लेकर ही रहूंगा। ये क्या बोल रहे हो छोटे? जमीन जायदाद के लिए तुम मुझसे बगावत कर रहे हो अपने बड़े भाई से? तुम्हें क्या हो गया है मेरे भाई? पहले हम दोनों में कितना प्यार रहता था, लेकिन जब से माँ का देहांत हुआ है तब से मैं तुझे बदला बदला सा देख रहा हूं। मुझे फिर से वही भाई चाहिए जो मुझे खूब प्यार करे, भैया भैया पुकारे। यह है क्या भैया, आप वही पहले की यादों में जी रहे हो, लेकिन शायद आपको पता नहीं कि असल जीवन में इसका कोई मोल नहीं। अगर जेब में पैसे हों तो आप जैसे भाई भी सलाम करते हैं, लेकिन वही पैसे ना हो तो गली के कुत्ते भी भौंकने को दौड़ जाते हैं। इसलिए आज जो हो जाए, आपको मारना भी क्यों ना पड़ जाए, लेकिन मैं ज़मीन जायदाद अपने नाम करके ही मानूंगा, क्योंकि इसी के लिए मैं और मेरी पत्नी खूब सेवा किए हैं। वाह रे मेरे छोटे भाई, वाह क्या बात कही है। इस जमीन घर के लिए तुम अपने भाई पर हाथ उठाओगे? हे भगवान, ये आप मुझे कैसा दिन दिखा रहे हैं। ठीक है मनु, तुम अपना ये भी सपना पूरा कर लो। मारो मुझे। अगर मैं एक शब्द भी तुमको कुछ बोला तो धिक्कार है मुझ पर। सुनो ना छोटे भाई, मारो मुझे, मैं इसी के लायक हूं। दोनों भाई आपस में लड़ ही रहे थे, तभी वहां नमन आ जाता है और उनको यह सब करने से रोकने लगता है। अरे सुरेश भैया, ये आप क्या कर रहे हैं? अभी मनु तो नादान है, इसलिए ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहा है, लेकिन आप तो समझदार हो। आप इससे मुंह क्यों लगा रहे हैं? सुनो नमन, तुम मेरे बीच मत आओ। और हाँ, भगवान के लिए यहाँ तुम अपना बुद्धि का इस्तेमाल मत करना। तुम्हारा ज्ञान मुझे नहीं चाहिए। तुम तेज बुद्धि का हो, अपने लिए और गांव वालों के लिए। मेरे परिवार के बीच आने की कोशिश मत करना। मैं और भैया अपनी समस्या खुद सुलझा लेंगे। नहीं मनु, अब नमन ही इस समस्या का समाधान करेगा। नमन, मनु चाहता है कि मैं इस घर से चला जाऊं क्योंकि इसने मां की सेवा की। अब तुम बताओ कि सिर्फ सेवा करने से सारा चीज इसका हो जाएगा क्या? क्या मैं उनका बेटा नहीं हूं? अरे नहीं, नहीं सुरेश भैया, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? आप इस घर से नहीं जा सकते। अरे क्या मनु, अगर तुम ही अपने भाई से ऐसे लड़ोगे तो हमारा गांव धीरे धीरे बदनाम हो जाएगा। और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि जिसके पास पैसा होता है वही असली बादशाह होता है? और रही बात सेवा की, तो तुम पराई औरत की थोड़ी ना सेवा किए हो। वो तो तुम्हारी खुद की माँ थी, जो तुम्हें अपने पेट में 9 महीने अपने खून से सींच कर रखा और तुम्हें इस प्यारी दुनिया में जन्म दिया। और तुम इसी सेवा के लिए अपने पिता समान भाई से बगावत कर रहे हो। तुम बहुत छोटे थे जब तुम्हारा भाई सुरेश तुम्हें अपनी एक किडनी देकर बचाया था। अगर उस दिन सुरेश भैया अपनी किडनी नहीं दिए होते तो आज तुम जीवित नहीं होते। तुम्हें भगवान को शुक्रिया अदा करना चाहिए कि भगवान जैसा भाई तुम्हारे पास है। नमन की ऐसी बात सुनकर मनु को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और सुरेश की सच्चाई सुनकर मनु अपने भाई से और भी ज्यादा प्यार करने लगता है। भैया, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं थोड़ी देर के लिए अपनी पत्नी के बातों में आ गया था। उसी ने मुझे ज़मीन जायदाद के लिए आपसे बगावत करने के लिए बोली थी। मदन भाई, मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम्हें भला बुरा कहा। चलो भैया, आज के बाद मैं उस आग लगाने वाली औरत को घर में नहीं रहने दूंगा। उसी ने हम दोनों भाई में फूट डाली है। अरे नहीं मनु, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। तुम्हें मेरी कसम है। मेरा भाई गलत रास्ते से सही रास्ते पर आ गया। मेरे लिए इतना काफी है तुम्हारा। बहुत बहुत धन्यवाद नमन। ऐसे ही तुम अपनी बुद्धि का सही इस्तेमाल करना और हर इंसान की मदद करना। देखना, भगवान तुमको भी खुश रखेंगे। इस तरह नमन ने दो भाइयों को अलग होने से बचाया। एक दिन उसके घर एक बहुत बड़ा व्यापारी श्रीकांत निराश हताश होकर नमन के पास आता है। नमन उसे देखकर समझ जाता है कि सेठ परेशान है। अरे ये क्या सेठ जी, आप इतना उदास और मेरे घर क्यों आए हैं? क्या बात है? कहीं आपको भी कोई परेशानी तो नहीं?
हाँ नमन, मैं बहुत परेशान हूं। आज से लगभग 2 साल पहले मेरा धंधा बहुत अच्छा चलता था, जब मेरा बेटा साथ था। लेकिन जब से बिजनेस के सिलसिले में वह बाहर गया है, तब से मेरे धंधे में इतना घाटा चल रहा है कि नौकरों को भी पैसा घर से देना पड़ रहा है। मुझे गांव वालों से पता चला था कि तुम हर किसी की समस्या का समाधान करते हो। मेरी भी कर दो नमन। मैं तुम्हें पूरे 50 सोने के सिक्के दूंगा। देखिए सेठ जी, मैं पैसों के लिए काम तो नहीं करता हूं, लेकिन पिछले 1 महीनों से मेरे पिताजी का तबीयत कुछ ठीक नहीं चल रहा और उनके इलाज में काफी पैसे लगेंगे। और अगर आप इतना प्यार से दे रहे हैं तो मैं मना नहीं करूंगा। देखिए सेठ जी, आपका धंधा इतना घाटा में क्यों चल रहा है, इसका जिम्मेवार कोई और नहीं बल्कि खुद आप हैं। अगर मैं जैसा कहूं और आप वैसा करें तो आपका धंधा फिर से पहले की तरह चल उठेगा। लेकिन खैर, आपसे नहीं होगा। तुम मुझे उपाय तो बताओ नमन। मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं अपने धंधा को बढ़ाने के लिए वो सब करूंगा जो तुम मुझे कहोगे। सिर्फ एक बार मेरा धंधा पहले की तरह चल उठे, फिर देखना, तुम्हें भी मालामाल कर दूंगा। ठीक है सेठ जी, जैसा मैं कहता हूं आप बिल्कुल ध्यान से मेरी बात सुने। मैं जानता हूं कि आप रोज 10 बजे सोकर उठते हो, लेकिन कल से आपको रोज 5 बजे उठना है और अपने गौशाला में और अपने खेतों में घूमना है। अगर आप इसे 5 दिनों तक करके देखेंगे तो मैं यह गारंटी लेता हूं कि आपके धंधे में कहां खराबी चल रहा है, आपको पता चल जाएगा। सेठ नमन को धन्यवाद करता है और फटाक से अपने घर लौट जाता है। वह सोचने लगता है, अब जल्दी से रात हो और मैं सुबह सुबह उठकर अपने खेत में जाकर देखूं कि आखिर क्या हो रहा है। रात हो जाती है और सेठ सोने चला जाता है। सुबह 10 बजे बज जाते हैं और सेठ की नींद खुलती है। अरे बाप रे, 10 बज गए। आज का सुबह तो निकल गया। अब मैं नमन को क्या जवाब दूंगा? अच्छा कोई बात नहीं, कल मैं पक्का सुबह 5 बजे उठूंगा। अगले दिन फिर यही होता है। अरे बाप रे, फिर से मुझे देर हो गई बेटा। नमन ठीक बोल रहा है, मैं अपना धंधा खुद चौपट कर रहा हूं। अगर कल 5 बजे नहीं उठा तो मुझ पर धिक्कार है। एक काम करता हूं, एक नौकर रख लेता हूं और उसे कुछ पैसे दे दूंगा। जब सुबह होगी तो मुझे उठा देगा। सेठ एक नौकर को निगरानी और सुबह उठाने के लिए रखता है, लेकिन रात को देर तक जागने की वजह से नौकर भी सो जाता है। अगले दिन फिर सुबह 10 बजे सेठ की नींद खुलती है। अरे वो कमबख्त, तुम सोता ही रहेगा या फिर उठेगा भी? देखो तो 10 बज चुके हैं। तुम्हें पैसे किस लिए दिया था? रात भर जागने के लिए और मुझे सुबह 5 बजे उठाने के लिए। लेकिन तुम तो खुद सो गए। हे भगवान, ये मेरी नींद आखिर क्यों नहीं खुल रही है? क्या मैं खुद अपने धंधे का दुश्मन हूं? लेकिन अब नहीं, कल मैं पक्का सुबह 5 बजे उठूंगा। रात हो जाती है और इस बार सेठ पहले ही सो जाता है। सुबह के 5 बजे बजते हैं और इस बार उसकी नींद खुल जाती है। सेठ बिना देर किए घर से निकल जाता है और सबसे पहले अपने गौशाला में जाता है। सेठ गौशाला में जैसे ही पहुंचता है तो देखता है कि उसका नौकर दूध में पानी मिलावट कर रहा है। अरे ओ विमल, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दूध में पानी मिलावट करने की? तुम्हारे वजह से ही मेरा दूध का धंधा चौपट हो गया है। और अगर आज मैं नमन के कहे अनुसार यहां नहीं आता तो तुम्हारी असली चेहरा मेरे सामने नहीं आती। आज के बाद से तुम यहां नजर भी आ गए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सेठ तुरंत अपने खेतों में जाता है। वहां वह देखता है कि दोनों मजदूर कुदाल चलाने की बजाय आपस में बहस कर रहे हैं। ये तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम दोनों को खेत जोतने के लिए रखा है या फिर आपस में बहस करने के लिए? 1 महीना हो गया और तुम लोग 5 कट्ठा जमीन नहीं जोत पाए हो। मेरा विश्वास का यही सिला दिए हो तुम लोग। अगर मैं नमन से मदद नहीं लेता और कभी यहां नहीं आता तो तुम लोगों का असली चेहरा और मेरा धंधा का असली राज कभी पता ही नहीं चलता। इसी की वजह से मेरा सारा साम्राज्य खत्म हो रहा है। लेकिन अब नहीं, आज के बाद इस खेत में तो क्या, इस गांव में भी नजर मत आना, नहीं तो तुम्हारा बहुत बुरा हाल होगा। हे भगवान, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि ये लोग मेरे साथ ऐसा कर सकते हैं। अगर उस दिन मैं नमन को अपनी समस्या नहीं बताता तो पता नहीं ये लोग मुझे भिखारी बनाकर ही छोड़ते। लेकिन अब जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। नमन काफी तेज है, आज उसकी बुद्धि के कारण अपने बिजनेस को बचाया। चलो
अब नमन को शुक्रिया अदा करता हूं। सेठ 50 सोने के सिक्के लेकर नमन के घर जाता है। अरे वाह नमन, आज तुम्हारी वजह से मेरे धंधा में जो घोटाला हो रहा था उसका पर्दाफाश हुआ। ये लो नमन, मैं अपने वादे के मुताबिक 50 सोने के सिक्के लाया हूं। तुम इसे स्वीकार करो और ऐसे ही अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके लोगों की मदद करते रहो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी। शायद आज आपको पता नहीं होगा कि मुझे पैसों की कितना सख्त जरूरत थी। मेरे पिताजी काफी दिनों से बीमार हैं। उनके इलाज में डॉक्टर पैसे का डिमांड कर रहे थे। अब देखना मैं अपने पिताजी को इस पैसे से ठीक करा लूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे नमन, तुम मुझे धन्यवाद मत करो। धन्यवाद तो मुझे तुमको करना चाहिए। कई सालों से यह लोग घोटाला कर रहे थे और तुम एक झटके में पता कर लिए। भगवान कसम, तुम्हारी बुद्धि की तो दाद देनी होगी। नमन, एक काम करो, तुम इतना तेज हो, क्यों ना तुम एक दुकान खोल लेते हो और उसका नाम होगा बुद्धि का दुकान। अगर तुम बुद्धि का दुकान खोल लेते हो तो गांव में जितने भी परेशान लोग होंगे वो तुमसे राय लेने आएंगे, क्योंकि न जाने ऐसे कितने लोग हैं जो अपनी समस्या से जूझ रहे हैं। अगर तुम उनकी मदद करोगे तो पैसे भी अच्छे कमाओगे और हमारा गांव समस्या मुक्त गांव भी बन जाएगा। ये आइडिया आपकी तो काफी अच्छा है सेठ जी, लेकिन दुकान खोलने के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। मैं तो ऐसे ही परेशान हूं। तुम पैसों की चिंता बिल्कुल भी मत करो नमन। तुम मेरी इतनी मदद किए हो, मैं तुम्हारे लिए इतना नहीं कर सकता। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें बुद्धि का दुकान खोल कर दूंगा। तुम बस उसमें बैठकर लोगों की मदद करना और पैसे भी कमाना। कुछ दिनों में ही सेठ ने नमन को बुद्धि का दुकान खोलकर दे दिया। वाह भगवान, वाह, क्या आपने रचना रची है। मुझे इतना ज्ञान देकर आपने बहुत अच्छा किया। इसकी मदद से मैं लोगों की मदद करूंगा और देखना, धीरे धीरे मेरे गांव में लोग समस्या से मुक्त हो जाएंगे। धीरे धीरे बुद्धि का दुकान पूरे गांव शहर में मशहूर हो गया और नमन अपनी बुद्धि के सही इस्तेमाल से लोगों की मदद करके सफल हो गया।